Hello and welcome students to our channel UGT Academics for English. My name is Lupti Bhatia and today we are going to solve section B of Gala paper 4. This section consists of 16 marks from your main textbook First Flight and the supplementary reader Footprints Without Feet. Footprints Without Feet में से 5 marks का आएगा, दोनों पैसेज रहेंगे, 1 mark के क्वेश्चंस आएंगे और जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से सिर्फ पोएट्री पार्ट इस सेक्शन में आता है 11 marks का. Let's see what first question is. Read the following verse. Verse का मतलब होता है poem and answer the questions given below. इसके बाद हमको questions पूछे होंगे. An ultimate shaking grief fixes the boy. लाइन थोड़ी सी confusing है but अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं ultimate shaking grief fixes. How can a grief fix somebody? It is an example of your figures of speech oxymoron. दो अपोजिट आइडियाज़ को, जैसे सीधी जलेबी है ना, तो उस तरह से दो अपोजिट आइडियाज़ को मिक्स करा है. ग्रीफ हमको फिक्स कर रहा है, फिक्स मतलब हील कर रहा है. ऐसा नहीं होता है कहीं पे. ग्रीफ की वजह से हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ उसके बाद जब मूव ऑन करता है तब हीलिंग स्टेज आता है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रीफ हमको फिक्स कर रहा है. दैट इज नॉट पॉसिबल. एज ही स्टैंड्स, कब फिक्स कर रहा है उसको ग्रीफ? जब वो रिजिड ट्रेम्बलिंग अगेन रिजिड मीन्स स्टिफ, ट्रेम्बलिंग मीन्स shivering. So how can a stiff person, a hard person who has made his or her body very much stiff can tremble? उसी टाइम पे वो stiff भी है, उसी टाइम पे वो trembling भी कर रहे हैं या shivering भी कर रहे हैं, ऐसा possible नहीं है. Staring down, जब वो देख रहे हैं वो internally काफ़ी ज़्यादा disturb हैं, internally उनको shivering या vibrations feel हो रहे हैं अपने हार्ट में क्योंकि वो अपसेट है, और आउटर से वो बहुत ही स्टैच्यू तरीके से, बिल्कुल इमूवेबल तरीके से देख रहे हैं अपनी बॉल को बोल रहे ऑल हिज यंग डेज, उनकी सारी यंग डेज. यंग मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस हम जब अभी की एज से काफ़ी ज़्यादा छोटे थे. अगर तो कोई एडल्ट है तो जब वो बच्चे थे, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है तो जब वो एडल्ट थे या फिर बच्चे थे, तब की बात नहीं कर रहे हैं. यंग डेज मतलब कुछ दिन पहले तक की भी बात हो सकती है जब उनके पास वो बॉल था और उन्हें इतनी सारी मेमोरीज वो बॉल के साथ बनाई हैं. इनटू दी हार्बर, बॉल कहाँ चला गया? इनटू दी हार्बर वेयर द बॉल वेंट, बॉल हार्बर में चला गया. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मतलब मैं उन्हें, बच्चे को, पोएट बोल रहे कि वो बच्चे को इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है. वो ये कभी भी नहीं बोलेंगे दैट अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि एक और बॉल आ जाएगा बेटा कोई बात नहीं. ये चीज़ वो बच्चे को नहीं बताना चाहते. वो चाहते हैं कि जो बॉय है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझे. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सप्लेन एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. जो फर्स्ट लाइन थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेट दोनों है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको पूछा है. दिस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है या आप इसको फ्रेज भी बोल सकते हैं, दिस टेक्स्ट रेफर्स टू द डीपली अफेक्टेड ग्रीफ ऑफ द बॉय. बॉय जिसका ग्रीफ जो है, जिसकी सौरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है, हुज बॉल इज लॉस्ट. क्यों अफेक्ट हुई है? क्योंकि उसका बॉल, इतना वैल्यूएबल बॉल उसका लूज हो गया है उससे. The poet mentions this line to convey that the materialistic value मतलब मार्केट वैल्यू या परचेज करने की वैल्यू, कि एक और बॉल हम खरीद सकते हैं. डाइंग बोल रहे, डाइंग मतलब कितना ही होगा, अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, मैक्सिमम 50 रुपीज़ का एक बॉल आता है. तो मटीरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ द बॉल वॉज लेसर देन द बॉयज ग्रीफ एंड दिस ग्रीफ विल फिक्स हिम and teach him about his responsibilities. पोएट बोल रहे हैं कि जो मटीरियलिस्टिक वैल्यू होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है बॉल की, वो काफ़ी कम है तुम्हारे ग्रीफ से. तुम्हारा ग्रीफ जो है बॉल को खोने का वो काफ़ी ज़्यादा है. तो इससे तुमको ये चीज़ सीखनी है कि बॉल तो तुम एक और ख़रीद लोगे, लेकिन उस वाले बॉल के साथ तुम जितना अटैच हो गए थे या जितना अच्छे से खेल सकते थे, अब न्यू बॉल के साथ सेट होने में उतना टाइम या उतनी मेमोरीज क्रिएट करनी पड़ेगी. ओके, तो ये हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पोएम से सीख के बताना है आंसर में. द पोएट मेंशंस दिस लाइन. आई विल सजेस्ट यू टू राइट द आंसर अलॉन्ग विथ रीडिंग. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स टू द बॉयज माइंड व्हेन ही स्टेयर्स एट द बॉल. जब वो बॉल को स्टेयर कर रहे हैं तब उनके माइंड में क्या आ रहा है? जब वो रिजिड खड़े हैं, अंदर से वो शिवर कर रहे हैं, तब वो क्या सोच रहे कि बॉल चला गया, वापस नहीं आएगा. द बॉय स्टेयर्स एट हिज बॉल एंड थिंक्स how his young days, the old memories with the ball have gone into the harbor, will be gone forever. क्यों? क्योंकि वो बॉल जो है वो पानी के साथ दूर जाता जा रहा है, वो कैसे भी उसको वापस नहीं ला पा रहे, वो तो अब गया. Why is money or another ball worthless for the boy? पोएट बोल रहे हैं कि ये चीज़ उनको बोलनी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी बच्चे को कि another ball is worthless. क्यों? क्योंकि उनको यही बॉल से वैल्यू थी, दूसरा बॉल तो वैसे ही उनके लिए वर्थलेस रहेगा.
मनी और अनदर बॉल इज वर्थलेस फॉर द बॉय because it cannot replace the lost joy, attachment and memories which the boy had with the previous ball. पहले वाले बॉल के साथ उनको जो मेमोरीज थी वो नए बॉल के साथ उनको नहीं मिलने वाली है, तो वो चीज़ मनी नहीं परचेज करके दे सकता. जो मेमोरीज है उनकी, जो अटैचमेंट या गेम्स है वो वापस नहीं कर सकते, मनी से परचेज नहीं कर सकते. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर्स ऑफ स्पीच. 2 मार्क्स के होंगे, पोएम में से ही हैं, सीन होंगे आपके, एक लाइन दिया है, एक लाइन के लिए 4 ऑप्शंस है, उन्हीं में से कोई ना कोई करेक्ट होगा. योर फर्स्ट वन इज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोएट ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है वो लोगों की इंटरनल फायर यानी डिज़ायर से डिस्ट्रॉय होगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं आइस से. आइस मीन्स हेट्रेड. यहाँ पे फायर और आइस जो है वो मेटाफरिकली यूज़ किया जा रहा है लोगों के इमोशंस के लिए, ह्यूमन इमोशंस के लिए. सो मेटाफर कैन बी और आंसर. यहाँ पर सम से रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन भी हमको सही लग रहा है, और सम से एस जो है 4 वर्ड्स की स्टार्टिंग में एस आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एलिट्रेशन. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. एलिट्रेशन, रिपीटेशन और मेटाफर, ये तीनों ही इस लाइन में आ रहे हैं. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद 2 मार्क्स में भी कभी आ सकता है कि इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच बताइए, क्योंकि एक ही लाइन में इतनी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच आ रही हैं. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म. क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म. हमको यहाँ पे जैंगलिंग वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे डॉग्स का बार्किंग या फिर एनिमल्स का रोरिंग और बेल्स रिंगिंग इन द टेम्पल, इस तरह से. तो जैंगलिंग जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. साउंड प्रोड्यूस करने की वजह से ये फिगर ऑफ स्पीच जो है आपकी ऑनोमैटोपोया हो जाती है. दीज आर योर फिगर्स ऑफ स्पीच. And your next question is answer any 3 of the following questions in 5 to 6 sentences. पोएम में से आपको 5 क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं, जिसमें से any 3 आपको ऑप्ट करने हैं. फर्स्ट फ्लाइट की सारी पोएम्स में से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ हेमलक ट्री? व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और एन पाइन? पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनने मेपल, ओक, पाइन ऐसा कोई ट्री क्यों नहीं लिया, और हेमलक ट्री ही क्यों लिया है उनने अपनी पोएम में सिंबलाइज करने के लिए? किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? वो सॉरो को सिंबलाइज कर रहे हैं, नेगेटिवनेस को सिंबलाइज करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हेमलक ट्री को ही लिया है. वी हैव टू राइट दिस फॉर आवर आंसर. फर्स्ट पोएम में से क्वेश्चन है डस्ट ऑफ स्नो. अ हेमलक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री. ऐसा माना जाता है कि हेमलक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वही ट्री को चूज किया है. which symbolizes negative mood or emotion or a negative energy. The poet Robert Frost does not write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine, as these trees would symbolize happiness or beauty. Maple tree, oak tree या फिर पाइन ट्री जो है वो ब्यूटी या हैप्पीनेस शो करते हैं, इसीलिए पोएट को अपना सॉरोफुल मूड बताने के लिए हेमलक ट्री ज़्यादा सूटेबल लगा. A hammock tree might be the best suitable phrase for the poet's sorrowful mood. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर? एंड ग्रेगरी है यहाँ पे. यंग वुमेन जो है, यंग वुमेन के हेयर का कलर क्या है? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू, कि वो कौन से कलर में चेंज कर लेंगी. व्हाई वुड शी वांट टू डू सो, और वो क्यों ऐसा करना चाहती है, ये हमको आंसर में लिखना है. क्यों अपने कलर को, हेयर कलर को चेंज करना चाहती है? द यंग वुमेन्स हेयर इज हनी कलर्ड येलो हेयर. येलो हेयर भी करेक्ट आंसर है, हनी कलर्ड भी करेक्ट आंसर है. कभी कभी चेकर जो है वो आपको मार्क्स नहीं भी देंगे कि शायद आधा लिखा है, या फिर येलो क्यों नहीं लिखा, या फिर अगर आपने येलो लिखा है तो हनी क्यों नहीं लिखा. सो बेटर राइट बोथ फॉर अ सेफ साइड. शी मीन्स हु? एनी ग्रेगरी. You may write any of the two. She says that she can change it to brown, black or carrot to any color she wants her hair in. वो कभी भी और चाहे जिस भी कलर में अपने हेयर्स को कलर करना चाहती है, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, वो कर सकती है. और क्यों चाहती है? Why would she want to do so? एक एक करके सभी क्वेश्चन को आंसर करेंगे. She would want to do so for she wants young men in despair. यहाँ पर यंग मैन जो है प्लूरल लिखा है उनने, एन ग्रेगरी ने. वो चाहती है कि जितने भी यंग मैन हैं जिनको, जो डिस्पेयर में है, डिस्पेयर मतलब जिनको उनने कभी ना कभी रिजेक्ट किया है. क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि वो उनकी ब्यूटी के लिए उनको पसंद कर रहे थे, इंटरनल ब्यूटी या कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नहीं. तो वो कह रही है शी वॉन्ट्स यंग मैन इन डिस्पेयर टू लव हर अलोन फॉर हर इनर ब्यूटी एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर. उनको अपने हेयर कलर इसीलिए करना है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि सिर्फ उनकी येलो हेयर की वजह से या फिर उनकी एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से कोई भी उनको पसंद करे. वो चाहती है कि उनके इनर ब्यूटी की वजह से भी यंग मैन उनको पसंद करे. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग एज इफ इट वर अ लिविंग बीइंग?
एज अ लिविंग बीइंग, फॉग तो लिविंग बीइंग नहीं होता है, तो फिर पोएट ने कौन से लिविंग बीइंग से उसको कंपेयर किया है, मेटाफर किया है। द पोएट कार्ल सैंडबर्ग डिस्क्राइब के आगे डज है, तो हम डिस्क्राइब्स कर देंगे। ओके, द पोएट कार्ल सैंडबर्ग डिस्क्राइब्स द फॉग एज अ कैट। दिस इज योर मेन आंसर। इफ इट वर अ लिविंग बीइंग, अगर तो फॉग लिविंग बीइंग होता तो वो जरूर कैट के रूप में होता। क्यों? क्योंकि फॉग भी स्नीकीली अपने स्टीलदी मैनर में आता है और कैट भी स्टीलदी मैनर में आती है, कुछ देर रुकती है और फिर चली जाती है। द फॉग इज कंपेयर्ड टू कैट एज इट वॉक्स ऑन साइलेंट फीट स्नीकिंग इट्स अराइवल। स्नीकिंग इट्स अराइवल मतलब अपनी अराइवल को छुपाते हुए वो आती है, विच इज सिमिलर टू द फॉग्स अराइवल। फॉग भी इसी तरह चुपते चुपते सिटी के ऊपर पूरा कवर कर लेता है। फॉग्स अराइवल ओवर द सिटी एंड द हार्बर इन द स्काई। स्काई में फॉग जिस तरह से आ जाता है उस तरह से ही किसी रूम में, किसी प्लेस पे कैट आ जाती है। Our next question is, why does the poet compare the trees with the patients? Poet trees को patients से क्यों compare करे? The poet Adrian Rich. It is a very good thing to write the poet's name when you know the answer. अगर आपको poet का नाम पता है तो ज़रूर लिखना, नहीं पता है तो गलत मत लिखना, बट आता है तो ज़रूर लिखना। And I suggest you कि प्लीज़ लर्न कर ही लो अभी से। Compares the trees captivated in house with patients newly discharged from hospitals. उनने ट्रीज को कंपेयर किया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट्स को डिस्चार्ज मिलता है तो उनको जल्दी रहती है घर जाने की। ट्रीज जो कि हाउस में कैप्टिवेटेड है, कैप्टिवेटेड इन द हाउस, पोएट के हाउस में जो ट्रीज कैप्टिवेटेड है, बंद हैं, उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको फॉरेस्ट में जाना है। ओके, फ्रॉम हॉस्पिटल्स एज ट्रीज ऑल्सो नीड फ्रीडम लाइक ह्यूमन्स। ट्रीज को भी ह्यूमन्स की तरह ही फ्रीडम चाहिए रहती है। ट्रीज आर वीक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स and have been struggling to move out of the walls of house. वो हाउस की वॉल्स में, अगर तो आपने पोएम पढ़ी है, पोएम में इमेजरी भी फॉर्म हुई है कई जगहों पर कि वो किस तरह से ग्लास के रूफ को ब्रेक करके बाहर निकलने की कोशिश करे, तो उसमें जो ट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे हैव बिकम वीक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। पेशेंट्स को भी लैक ऑफ फूड या फिर मोर बेड रेस्ट की वजह से और वीकनेस आ जाती है दवाइयों की वजह से। तो उस तरह से जैसे वो स्टम्बल करते, ट्रीज भी स्टम्बल करे आगे की तरफ, फाइनली उनको फॉरेस्ट में जाने मिल रहा है। दिस विल बी योर आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी पोएम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेंडा, ये क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर एन ऑर्फन और इफ शी वर अ रैपुंज़ल। ठीक है, तो इस तरह से वो तीनों क्वेश्चंस जो है, मरमेड, रैपुंज़ल और ऑर्फन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। What could Amanda do? Could आया है, हमको आंसर में भी could यूज करना है। Amanda could drift slowly and happily in the big relaxed green colored sea. आपकी पोएम में लिखा है I am a mermaid in a languid emerald sea. तो उस तरह से आप उनके मीनिंग्स लिखेंगे। big relaxed green colored sea, वहाँ पे उनको सोल इनहेबिटेंट रहना है। सोल इनहेबिटेंट का क्या मतलब होता है? उनको वो पूरे एम्प्टी सी में अकेले रहना है। Where she would be the sole inhabitant if she were a mermaid. अगर तो उनको मरमेड बनने का चांस कभी मिलता है तो वो उस पूरे सी में अकेली रहना चाहेंगी ताकि कोई उनको नैगिंग ना कर सके, उनकी मदर की तरह। Amanda thought of being alone in a languid emerald sea, moving flexibly when her mother nagged at her for her habits and body posture. यहाँ पे आपको कंपैरिजन बनानी है। आपका आंसर जो है 5 to 6 सेंटेंसेस आपको बोला है, तो आप 1 या 2 लाइन में तो फिनिश नहीं कर देंगे। तब आपको ये चीज़ लिखनी है कि क्यों अमेंडा मरमेड का ही सोच रही थी। वो इसीलिए सोच रही थी कि उनकी मदर बोलती थी कि आप इस तरह से अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन कीजिए, ऐसे नेल्स बाइट मत कीजिए, शोल्डर्स जो है वो स्ट्रेट रखिए, ढंग से बैठिए। तब उनको ये लगता है कि अगर तो वो मरमेड होती तो वो पानी में कैसे भी फ्लेक्सिबली मूव कर सकती थी, ड्रिफ्ट कर सकती थी। When her mother nagged at her for her habits and body posture. This will be your answer. Next question is, read the following passage and answer the questions. आपको 3 questions आएंगे 1 मार्क के, उसके बाद एक और पैसेज आएगा दूसरे चैप्टर से, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, वो 2 मार्क्स का होगा। ओके, इसमें आपको बताया है द मिडनाइट विजिटर में से कि मैक्स जो है वो ऑसेबल के होटल रूम में ब्रेकआउट करते हैं विद अ गन, एंड वहाँ पर जो फॉलोअर है ऑसेबल के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टल हो जाते हैं सारे एटमॉस्फेयर से। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मैक्स का अपीयरेंस बताया और बाद में बताया किस तरह से ऑसेबल जो है वो उनको बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अनॉयड है मैनेजमेंट से। देखते हैं क्या क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ मैक्स कंपेयर्ड विथ। मैक्स के फिजिकल फीचर्स किससे कंपेयर किए हैं? मैक्स वॉज स्लेंडर मीन स्किनी, अ लिटिल लेस देन टॉल, ज़्यादा टॉल भी नहीं थे वो, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स।
उनको फॉक्स से यहाँ पर कंपेयर किया गया है. द फिजिकल फीचर्स ऑफ Max are compared with a fox as he is not too tall with his crafty features. Why did Max want to take the report from Ossible? ऐसा तो क्या है वो रिपोर्ट में जो Ossible के पास आने वाली है, लेकिन Max को उससे पहले चाहिए. Max wanted, did है हमारे क्वेश्चन में, want को हम wanted कर देंगे. Max wanted to take the report from Ossible as he was also a secret agent and he intended to have these important papers concerning some new मिसाइल्स. उस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जिसमें मिसाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी जो ऑसिबल से पहले मैक्स को चाहिए थी. और ऑसिबल क्योंकि इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनके पास खुद ही वो रिपोर्ट जो है उनके सीनियर्स के थ्रू आ रही थी. वट वॉज ऑसिबल गोइंग टू कंप्लेन द मैनेजमेंट अबाउट? लास्ट टेंजा में जैसे मैंने बोला वो मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा अनॉयड थे. लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया है I am going to raise the devil with the management with this time. You can bet on it. This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of balcony. वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बालकनी के थ्रू इस मंथ में सेकेंड टाइम मेरे रूम में कोई आ रहा है. तो वो मैनेजमेंट को क्या कंप्लेन करने वाले हैं? ऑसिबल वॉज अबाउट टू कंप्लेन द मैनेजमेंट अबाउट द सिक्योरिटी विच वॉज नॉट बींग टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली. सिक्योरिटी की ध्यान से केयर नहीं की जा रही थी. एज ही सेड दैट मैक्सिस अराइवल वॉज द सेकेंड टाइम. मैक्स जब उनके रूम में आए तब उन्होंने कहा कि ये तो दूसरी बार का है. दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैड एंटर्ड इनटू हिज रूम. हुज रूम? ऑसिबल्स रूम. थ्रू दी बालकनी. वो बोल रहे सेकेंड टाइम आ गए, जबकि मैक्स तो पास की लेकर आए थे, वो तो बालकनी से आए नहीं थे. लेकिन ऑसिबल को लगा कि शायद वो बालकनी ब्रेक करके आए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. नेक्स्ट पैसेज इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, ट्रिकी वाला चैप्टर जो है आपका ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें से है. जब डॉक्टर हेरियट ने मिसेस पम्फ्री को कहा था कि आप मुझको कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप इसका डाइट जो है वो प्रॉपर्ली ध्यान रखिए, तब उनने वो काम किया नहीं और बाद में ट्रिकी की तबीयत जो है वो और ज़्यादा खराब हो गई, वर्स्ट हो गई. वाई वॉज मिसेस पम्फ्री डिस्ट्रॉट? डिस्ट्रॉट का क्या मतलब होता है? वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों थी? द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. क्यों? क्योंकि ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, सिर्फ वो पैंटिंग कर रहा था, रक्स भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था और कहीं भी मूव करने के लिए, इवन उनकी वॉक के लिए भी वो मान नहीं रहा था और उनके फेवरेट फूड्स भी वो नहीं खा रहा था. ये पूरा पैसेज जो है आपका, ये इतना आपका आंसर रहेगा, लेकिन आपको शॉर्ट करके लिखना है. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट एज हर लवली पेट डॉग ट्रिकी वॉज सिक एंड एक्सट्रीमली फैट. He refused मतलब मना करना. He refused to eat even his favorite dishes and vomited severely. बहुत ज़्यादा वॉमिट की थी उनने. He behaved unusual. कभी नहीं बिहेव करते थे वैसा बिहेव कर रहे. Spent all day lying and doing nothing but panting. पूरा दिन बस आराम किया और कुछ नहीं और पैंटिंग करते रहे, रोते रहे. What plan was made by Mr. Harriet to recover Tricky? Mr. Harriet ने क्या plans बनाए थे? I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. कि ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन के अंडर रखेंगे और उसको खाने पीने को कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक्सरसाइजेस देंगे. Mr. Harriet made his plans in advance to suggest the mistress. Who is the mistress? Mrs. Pumphrey. To hospitalize the dog for a fortnight. Fortnight मतलब at least 2 weeks, 14 days होते हैं. For observation, he decided not to give him any medicines. उन्होंने decide किया था, ये आप खुद से add कर सकते हैं. He decided not to give him any medicines, but to cut down his diet and get him exercising. कि उनको बहुत ज़्यादा practice के लिए तैयार करते. ये था मिस्टर जेम्स हेरियट का प्लान ट्रिकी को ठीक करने का और फाइनली उन्हें कर भी दिया. दैट इज वाई द पैसेज इज द स्टोरी इज टाइटल्ड एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. सर्जरी मतलब द प्लेस where a doctor treats his patients. This was your section B of 16 marks which you can score very much easily if you have seen the video and learned the course very much carefully. All the best for your board exams.